जो दिख रही है अभी के माहौल में, अभी जो पिछला 2-3 दिन है, हमने पूरी तरीके से सेलिब्रेट किया है, हमने होली का महापर्व मनाया है। ऐसे में खुशी और उल्लास सबके चेहरे पर दिखाई दे रहा था, क्योंकि जब हम अपनों के बीच होते हैं, अपनों का प्यार हमें मिलता है, अपनों का सानिध्य हमें मिलता है, तो पर्व और त्योहार की जो खुशियाँ हैं, वो और बढ़ जाती है। लेकिन ये भी बेहद अहम है कि अपने काम पर तो लौटना ही है। तो चलिए, एक नई सुबह की शुरुआत करते हैं और जैसा कि आप जानते हैं अनमोल वचन के साथ, आइए नजर डालते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, मैं किसी को भी अपने गंदे पांव के साथ मेरे मन से नहीं गुजरने दूंगा। तो आपने देखा आज का अनमोल वचन। दरअसल ये जो अनमोल वचन होते हैं ना दोस्तों, ये हम आपको इसलिए दिखाते हैं कि इससे आप जरूर कुछ सीखिए। ये जो लाइन होती है, ये जो पंक्तियां होती हैं, इसे आप अपनी जिंदगी में जरूर शामिल कीजिए, क्योंकि शुद्ध रखिए। और जैसा कि आज के विचार में भी कहा गया है कि किसी को भी अपने गंदे पांव से, अपने मन से मत गुजरने दीजिए, क्योंकि आपका मन जो है वो बहुत ही सात्विक है। कोई कैसे आ रहा है, कैसा विचार लेकर आपकी जिंदगी में आ रहा है, तो कोशिश कीजिए कि किसी को भी अपनी जिंदगी में जब आप शामिल करने जा रहे हैं, तो ये जरूर देख ले कि वो व्यक्ति नकारात्मक है या फिर सकारात्मक है, क्योंकि जब वो सकारात्मक होगा तो उसकी एक अलग छवि आपकी जिंदगी पर पड़ेगी। कोशिश कीजिए नकारात्मक लोगों से दूरी ही बनाकर रखें। अब कार्यक्रम में आगे रुख करेंगे और एक नजर डालेंगे आज के समाचार पर। हमारे बीच उपस्थित है संतोष कुमार गुप्ता जी। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं बिहारी बिहान के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं और बिहारी बिहान के सभी टीम को धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने मुझे इस मंच पे आमंत्रित किया। आपका परिचय अपने दर्शकों को दो। आप अभिनेता हैं, एक्टिंग के क्षेत्र में आपने करियर बनाया है, भोजपुरी फिल्मों में काम किया है, सीरियल में काम किया है, हिंदी फिल्मों में काम किया है। या एक समय पेरेंट्स की सोच होती थी कि नहीं, मेरा बच्चा पढ़ ले, एटलीस्ट स्नातक तो जरूर कर ले, ग्रेजुएट हो जाए, उसके बाद वो अपने करियर का चुनाव करे। लेकिन आपके विषय में जहां तक मेरी जानकारी में है कि आपने पढ़ाई की, इंटरमीडिएट की पढ़ाई की, लेकिन शुरू से ही आपका मूड था, आपका मन था कि आपको फिल्मी दुनिया में जाना है। तो ये कैसे संभव हुआ, कैसे आपने मन बनाया कि मुझे अभिनेता बनना है, वो भी भोजपुरी फिल्म में जाना है? देखिए, जब मैं छोटा था तो टीवी पे जो फिल्में आती थी तो मैं सभी को देख करके काफी आकर्षित होता था कि मुझे भी उनकी तरह बनना है। तो मन में तो ऐसा बैठ गया था कि मुझे अभिनय करना है फिल्म लाइन में जाकर के। और मुझे मौका मिलता गया। जब मैं प्राइमरी स्कूल में था तो वहां कुछ कुछ फंक्शन होते थे जिसमें मुझे मौका मिलता था अभिनय करने का। तो ये चाह जो थी वो बढ़ता चला गया मेरे अंदर, तो मुझे कुछ करना है। और मैं लगातार इस विषय पे लगा रहा कि मुझे कैसे मौका मिले कि मैं फिल्म लाइन में जाऊं। मैं पटना में रह के भी, जब मैंने मैट्रिक पास किया तो काफी स्ट्रगल किया मैंने पटना में, लेकिन मुझे कामयाबी हाथ नहीं लग रही थी। तो बचपना था, काफी छोटा था, मैट्रिक पास किया था, छोटा था उस समय। तो मैंने सुन रखा था कि लोग यहां से मुंबई भाग जाते हैं, जा करके हीरो बन जाते हैं। तो मेरे मन में भी ऐसा लगा कि शायद मैं भी चला जाऊं तो मैं भी बन जाऊं। लेकिन सच्चाई तो इसका विपरीत था। मैं भी करीब 18-19 साल की उम्र में मुंबई चला गया और जाने के बाद स्ट्रगल वहां करने लगा। दूसरी बात क्या कि फिल्म तो वहां मिल नहीं रही थी, स्ट्रगल किया जा रहा था और अपना जीवन भी चलाना था। उस पोजीशन में मैंने क्या किया कि कुछ छोटे छोटे काम भी वहां करना स्टार्ट किया और अपने जीविका के लिए कुछ पैसा भी उपार्जन करना स्टार्ट किया। तो करते कहीं कहीं मुझे थोड़ा सा लिंक मिला इस विषय पे, तो मैं उस क्षेत्र में तो चला गया। तो मैंने वहां ड्रेसमैन का भी काम किया, स्पोर्ट बॉय का भी काम किया वहां पे जाने के बाद। लेकिन जैसे जैसे मैं इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा था, मुझे कामयाबी मिल रही थी, तो लोगों से जान पहचान बढ़ता गया और उसी क्रम में मैं इंटरव्यू भी देता था लोगों को, ऑडिशन भी देता था। तो मुझे पहला सीरियल मिला मुझे, वो था सलाखों के पीछे।
उसमें छोटा सा कैरेक्टर था मेरा, तो मेरा हौसला जो था वो बढ़ गया। लगा कि अब तो प्लेटफॉर्म मुझे मिल गया, अब मैं तो इस लाइन में आगे बढ़ता चला जाऊंगा। मैं चलता रहा और छोटा छोटा कैरेक्टर जो है मुझे मिलता गया। मैं करते कुछ भोजपुरी फिल्में मिली वहां पे, तो भोजपुरी फिल्म में मैं कर रहा था। अचानक मेरी मुलाकात एक पटना के डायरेक्टर थे, राजकुमार उनका नाम था, उनसे मुलाकात हो गई मेरी। संतोष तुम आओ मेरे साथ और मेरे साथ एज असिस्टेंट काम करो। तो मैं उनके साथ एज असिस्टेंट काम करने लगा। तो उस दौरान मैं फिल्म मेकिंग के बारीकियों को समझता गया, राइटिंग के बारीकियों को समझता गया, अभिनय के बारीकियों को समझता गया। तब पहली फिल्म उनकी मिली मुझे तो हसन प्रीत नहीं भाई, उसमें मैं निगेटिव कैरेक्टर में था। वो फिल्म कामयाब रही, फिल्म चली गई। तो उसके बाद मेरे मन में आया कि मैं इनका काम कर रहा हूं, क्यों ना कहीं और भी प्रयास करूं। तो मैं और जगह प्रयास करने लगा, जब चलता गया, कुछ फिल्में मिलती गई और मैं करता गया। काफी फिल्मों का नाम तो मुझे याद नहीं है कौन सा फिल्म मैंने किया, लेकिन जो मेन फिल्में थी वो फिल्में मैंने की। इश्क बड़ा बेदर्दी है, उसमें भी निगेटिव कैरेक्टर था। तो सिंपल भी तो बोली दिया मैंने आपको। सनम दिल ले गई, और वहां मैं काम करते करीब 10 साल मुझे वहां गुजर गया मुंबई में। तो मुझे लगा कि जब मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, अब मैंने बहुत कुछ वहां सीख लिया था, काम करने का तरीका, काम कैसे किया जाता, क्या किया जाता। तो मैंने अपना एक प्रोडक्शन हाउस खोला। मुझे लग रहा था कि अपने क्षेत्र में, बिहार में, अपने प्रदेश में, मैं तो मुंबई में काम कर ही रहा हूं, अपने प्रदेश में जाके मैं क्यों ना कुछ करूं। तो मैं वहां से मुंबई से यहां आ गया, और आने के बाद मैंने अपना प्रोडक्शन हाउस खोला। प्रोडक्शन हाउस का नाम था 3 मंकी फिल्म्स, जिसमें 2-3 लोग पार्टनर थे। अच्छा। तो हम लोगों ने एक फिल्म बनाई अपने प्रोडक्शन से। वो फिल्म थी कजरी। वो पहली फिल्म थी जो 2012 में रिलीज पिक्चर हुई वो। और मैंने उस फिल्म में सारे जितने भी टेक्नीशियन थे सब बिहारी को रखा, सारे कलाकार बिहारी को रखा। लेकिन मुझे लगा कि जो मैं स्ट्रगल वहां कर रहा था, जो मुझे तकलीफें हो रही थी, तो मैं उन लोगों को चांस देना चाह रहा था कि जो मैंने झेला शायद उनको प्लेटफॉर्म मिल जाए, जी, और वो भी इस लाइन में आगे बढ़े। जी, यानी कि आपने बहुत कुछ किया। जब आप यहाँ से मुंबई गए तो आपका सेल्फ स्ट्रगल तो रहा ही, लेकिन खुद का स्ट्रगल होने के बावजूद आपको फिल्में मिलते चली गई, सीरियल्स मिलते चले गए, प्रोडक्शंस का ऑफर मिला, आपने प्रोडक्शन में भी काम किया, और यहाँ के कलाकारों के लिए भी आपने बहुत कुछ सोचा है। और भी बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर छोटे से विराम के लिए रुकते हैं। आप कहीं जाइएगा नहीं, अति शीघ्र हम लौटते हैं। की है। यदि हम बातचीत करें शुरुआती दिनों की फिल्मों की, तो क्या कुछ बताना चाहेंगे? कौन सी फिल्में मिली आपको, क्या रोल थे आपके, कितना स्ट्रगल करना पड़ा, क्या कुछ चैलेंजेस आपको देखने को मिले? क्योंकि यदि हम बाहर से देखें तो ये दुनिया बहुत अलग लगती है, चकाचौंध की दुनिया लगती है, लेकिन वो समय कैसा था? देखिए, जब मुझे पहली फिल्म मिली तो संप्रीत निभाई, तो मैं काफी खुश था उस समय कि बहुत स्ट्रगल के बाद एक फिल्म मुझे मिली है। क्योंकि जब मैं वहां स्ट्रगल कर रहा था तो जीविका चलाने के लिए मुझे पैसे की आवश्यकता थी, तो मैं पार्ट टाइम जॉब वहां करता था। और जो निर्देशक थे, प्रोड्यूसर थे फिल्म के, उन्होंने कहा कि संतोष आप इस फिल्म के साथ जुड़ जाइए, एज ए टेक्नीशियन भी, एक्टिंग भी कीजिए और टेक्नीशियन एज ए राइटर के साथ असिस्ट कीजिए, कैमरामैन के साथ असिस्ट कीजिए। तो मैं क्या करता था कि पहले तो रात में जॉब में करता था, पार्ट टाइम जॉब, कंप्यूटर जॉब था, और दिन में मैं सुबह में करीब 6 से 7 बजे निकल जाता था स्टूडियो, जाकर के वहां बहुत कुछ करना होता है, मैं वहां करता था। पूरे थकने के बाद फिर शाम में घर जाना, फिर अपने जॉब पर पार्ट टाइम जॉब करना। बहुत मुश्किल था वो लम्हा, लेकिन मुझे मंजिल जो है सामने दिखाई दे रही थी। अच्छा। तो मंजिल को पाने के लिए यह किसी के ऊपर लागू होता है। तो मैं ना रात देखा ना दिन, मैं स्ट्रगल करता रहा, और
मुझे असिस्ट करने से ये पता चला कि कैमरा के सामने मुझे एक्ट कैसे करना है, निर्देशक क्या बोल रहे हैं उसको कैसे समझना है। तो मुझे पहले ही फिल्म करने में ज्यादा तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि मैंने कोई एक्टिंग का कोर्स नहीं किया था। जी। कहीं चला जाना कहीं और नए काम में आप हाथ पैर मार रही हैं, तो एक बहुत सा अजीब सा वो अनुभव था। जी जी। अच्छा, एक चीज मेरे जहन में आ रही है संतोषी, मैं काफी देर से इस मुद्दे पे आना चाह रही थी। आपने जैसा बताया कि आपके घर में फिल्मों का माहौल था नहीं, आप घर से निकले मुंबई गए, तो क्या परिवार में किसी तरह का विरोध हुआ कि जब उनको पता चला कि आप मुंबई चले गए हैं, फिल्म में करियर बनाने के लिए आप आगे बढ़ चुके हैं, तो परिवार की तरफ से आपको सहयोग मिला या फिर पारिवारिक विरोध का सामना करना पड़ा? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि बहुत मिडिल फैमिली से मेरा ये संपर्क मैं बिलोंग करता हूं, तो हम लोग का माहौल बहुत पिछड़ापन का था, देहाती माहौल था घर में, और फिल्म लाइन से मेरे परिवार का कोई रिश्ता नहीं था दूर दूर तक। और जैसे कि आप जानती हैं कि फिल्मों में काम करना, अभिनय करना, हीरो बनना, ये ऐसा लगता है जैसे कि चांद को तोड़ना, लोगों के मन में ऐसा आता है। दूसरी बात क्या कि मेरे फैमिली ये चाहते थे कि मैं कोई बिजनेस करूं या फिर कोई जॉब करूं ताकि कुछ पैसा कमा के घर को चलाऊं, लेकिन मेरे मन में तो कुछ और ही चल रहा था, मुझे कुछ करना था। मुझे लगता था कि एक अलग सा पहचान मिले मुझे अपने फैमिली से। जो फैमिली मुझे दे रही है वो तो ठीक था, लेकिन कुछ हट के करना था मुझे उसके लिए। तो परिवार विरोध हुआ इसका, मतलब पाबंदी ऐसा लग गया कि मैं घर से बाहर भी नहीं निकल सकता था। कहीं से कोई ऑफर आया कि संतोष थिएटर करना है, ये करना है, वो करना है, लोगों को लगता था, मेरे परिवार को लगता था कि ये फालतू का काम है, अब जाने समय बर्बाद होगा, कुछ होना जाना है नहीं। लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं था, मुझे लगता था कि प्रयास करना है, प्रयास करेंगे तो सक्सेस होना ही होना है। ये चीज हर लोगों पर लागू होता है, जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं बच्चे, जी, तो उनको भी स्ट्रगल करना ही होगा। सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, मिलना ही है। जी, यदि आप लगातार एक ही रास्ते पे एक ही मंजिल को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो सफलता तो जरूर मिलेगी, बस रास्ते में अपना जो लक्ष्य है उसे बदले नहीं। हाँ। अच्छा संतोष जी, चर्चाएं तो हमारी चलती रहेंगी, लेकिन मैं चाहूंगी कि यदि आपकी फिल्म के कोई डायलॉग है जो आपके जहन में है तो जरूर सुनाएं, हमारे दर्शक भी आनंद ले पाएंगे। अभी मैंने अपने प्रोडक्शन की फिल्म बनाई थी दूल्हा दिखता है। अच्छा। और ये हाल ही में रिलीज हुई है पिक्चर। उस फिल्म में मेरा कैरेक्टर था दीपक, मैंने लीड किया उस फिल्म में एज ए हीरो। मुझे हीरो इसलिए बोलना पड़ रहा है कि काफी लोग समझते कि लीड क्या होता है। जी। तो क्लाइमेक्स सीन चल रहा था उसमें, गुंडा जो विलन जो लोग थे हम लोग उठा के ले जाते हैं, तो मेरा डायलॉग था, जोरावर सिंह लगातार के तोहरो मौत हमरे हाथ में लिखल बा, कहे कि दीपक उस सैलाब बा कि जहां जाला सब कुछ बह जाला। ये डायलॉग मुझे याद है क्योंकि मुझे फिल्म देखने गया था, तो दर्शकों का रिएक्शन बहुत, मतलब सब उत्तेजित हो गए थे डायलॉग सुनकर, तालियां, तो मुझे डायलॉग याद था। तो काफी डायलॉग है पिक्चर में, इतना याद हम लोग को रहता है कि कितना लंबा स्क्रिप्ट होता है। जी। अच्छा, जब आपने भोजपुरी फिल्म के क्षेत्र में कदम रखा तो चूंकि एक दौर था जब भोजपुरी फिल्म के इतिहास पर यदि हम नजर डालें तो एक दौर था जब भोजपुरी फिल्म को शुरुआत जो होती है वो गंगा मैया तोहे पेरे चढ़ी, वो विदेशिया जैसी फिल्में आई, कई सुपर डुपर हिट फिल्में आई थी, कई ऐसे एक्टर आए, कई एक्ट्रेस आई, लेकिन एक वैक्यूम आ गया। जब वो दौर खत्म हुआ तो भोजपुरी फिल्मों में एक वैक्यूम आ गया। फिर कुछ कलाकारों ने मिलकर एक अलग ही टीम बनाई। भोजपुरी फिल्म एक तरीके से कहा जाता है कि रिस्टार्ट करने में उनकी बहुत ही भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आप चूंकि मुंबई में थे, इस दौर को आपने अपनी नजर से देखा है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उन दिनों के विषय में? देखिए, भोजपुरी फिल्मों का बनना स्टार्ट हो चुका था। मैं उसको बताता हूँ आपको कैसे कि एक फिल्म आई थी इंद्र सभा, ये फिल्म थी, दूसरी बोलती फिल्म थी। जी जी। तो क्योंकि पहली बोलती फिल्म तो हरिश्चंद्र
बोलती फिल्म थी इंद्र सभा, तो आपको सुन के हैरत होगा कि उस फिल्म में 72 गाने थे, 72 गाने। बहुत मायने रखता है। अभी के दौर में तो 2-3-4 गाने होते हैं, अभी तो ऐसा हो गया कि गाना आता ही नहीं है। तो उसमें 2 गाने जो थे वो भोजपुरी के थे, 1932 की बात है। तो हम कह सकते हैं कि उसी समय से भोजपुरी का शुरुआत हो चुका था। लेकिन पूर्ण तौर से अगर माने तो 1962, जब हे गंगा मैया तोरे पीढ़ी चढ़े हो, मैं उसका कहानी भी आपको बताऊंगा। फिर 1942 में एक फिल्म आई थी तकदीर, लखनऊ की एक एक्ट्रेस थी जद्दन बाई, उनके कहने पे एक फिल्म में गाना रखा गया भोजपुरी का। मशहूर अदाकारा नरगिस की मां थी वो, जद्दन बाई। तो 1942 भी हम कह सकते हैं। और पूर्णतः 1962 में जो है हे गंगा मैया तोरे पीढ़ी चढ़ी फिल्म रिलीज हुई। लेकिन उसका कहानी भी बताते हैं वो फिल्म बनी कैसा। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो भोजपुरी के बहुत प्रेमी थे। तो वो एक सभा में बैठे थे, वहां नजीर साहब भी बैठे हुए थे। नजीर साहब बहुत पुराने एक्टर हैं, जानते भी लोग होंगे उनको। तो नजीर साहब को उस प्रोग्राम में मिला था, वो फिल्म थी नई दिल्ली। तो उसमें नजीर साहब ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नजीर साहब से कहा कि नजीर आप भोजपुरी के लिए कुछ कीजिए, हम चाहते हैं कि भोजपुरी भाषा पे फिल्म जो है बने। क्योंकि देखिए 1932 से पहले भी फिल्म जो थी 35 तक भी बहुत क्षेत्रीय भाषा की फिल्में जो थी वो बन रही थी, लेकिन भोजपुरी पे कोई काम नहीं हुआ था। तब नजीर साहब कहे कि ठीक है सर, मैं एक फिल्म बनाऊंगा जो पूर्णतः भोजपुरी होगी। लेकिन अब दौर था 1962 का, तो इन्होंने स्क्रिप्ट लिखा। स्क्रिप्ट लिख करके इनके एक सीनियर थे विमल रॉय, आप जानती भी उनको, मशहूर निर्देशक थे वो। नजीर साहब उनके पास गए, कहे कि भाई सर मैंने कहानी लिखी है, इसको फिल्म बनाना है। उन्होंने कहा कि कहानी तो बहुत अच्छी है, आप इसे हिंदी में बनाइए। कहा नहीं सर, मैं तो फिल्म बनाऊंगा और भोजपुरी में बनाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी स्ट्रगल करना हो, क्योंकि मुझे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपना को पूरा करना है। तब तलाश हुई प्रोड्यूसर की, पैसा कौन लगा, नया भाषा, लोग डर रहे थे पिक्चर में पैसा लगाने के लिए। तो उस समय के मशहूर कोयला व्यापारी थे विश्वनाथ साहबादी जी। वो मशहूर एक्ट्रेस थी आपकी नदिया के पार, साधना सिंह, उनके ससुर थे वो, और थिएटर मालिक भी थे। उन्होंने फिल्म बनाने के लिए हाँ कर दिया। और जब बजट उसका तैयार किया गया तो करीब 1.5 लाख रुपए उस फिल्म का बजट आया था। लेकिन जब फिल्म में बनने लगी, वो फिल्म जब बनना स्टार्ट हुआ तो 5 लाख रुपए तक उसका बजट चला गया। तो काफी मुश्किल लोग हुआ, लेकिन साहबादी जी ने फिल्म को रोका नहीं और फिल्म बनाया, फिल्म रिलीज हुई। लेकिन बदकिस्मती था कि राजेंद्र प्रसाद इस फिल्म को देख ना पाया। 28 फरवरी 1963 को उनका देहांत हो गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। और फिल्म ठीक उसके 5 दिन के बाद रिलीज हुई थी। वो फिल्म रिलीज हुई और फिल्म काफी हिट हुई। उस समय मतलब लोगों को वो फिल्म इतनी पसंद आई कि 2-3 दिन लोग थिएटर के सामने, बैलगाड़ी पे, टमटम पे, तो दौड़ तो उस समय वही था, क्या तो था नहीं, लोग लगा के टिकट लेने के लिए इंतजार करते थे। तो मतलब ऐसा क्रेज था लोगों में भोजपुरी का। उसके बाद भोजपुरी जो है बहुत अच्छा छा गया भारत में। मतलब फिल्म सुजीत कुमार जो हिंदी के एक्टर थे उन्होंने काम किया, राकेश पांडे जी। तो एक दौर वो था जब भोजपुरी को लोग काफी पसंद करते थे, और मतलब हिंदी से ज्यादा लोग पसंद करते थे। आप जानते हो कि अभी जो सिंगर हैं वो स्टार हैं आजकल भोजपुरी में। तो वो सिंगर लोगों ने अपना एल्बम बनाना स्टार्ट किया। जैसे पहले तो मनोज तिवारी सबसे पहले इस फील्ड में आए, उन्होंने बहुत प्रयास किया भोजपुरी को आगे बढ़ाने के लिए। तो उन्होंने एल्बम से स्टार्ट किया और काफी एल्बम बनाए। फिर उन्होंने एक टीम को तैयार किया, क्योंकि भोजपुरी तो डूब चुकी थी, उसको उठाना था। तो उन्होंने एक टीम को तैयार किया, कुछ लोग मिल करके उस फिल्म को बनाए, ससुरा बड़ा पैसा वाला। वो फिल्म काफी हिट हुई और कह सकते हैं हम लोग कि भोजपुरी का सेकंड दौर उसी फिल्म से स्टार्ट हुआ जो अभी तक चलता रहा।
क्योंकि जब मनोरंजन की बात करते हैं संतोष जी, तो लोगों के मन में केवल एक ही चीजें दिखती है, वो है हिंदी सिनेमा या फिर हिंदी सीरियल। लेकिन एक भोजपुरी की यदि हम बात करें, भोजपुरी फिल्मों की बात करें, तो इसका आयाम बहुत व्यापक रहा है। तो इसे हम डूबना तो नहीं कहेंगे। हाँ, एक लेवल पे आके जिस लेवल से भोजपुरी फिल्में शुरू हुई थी, उस स्तर में थोड़ी थोड़ी कमी जरूर आती चली गई थी, जिसको अब के कलाकारों ने जरूर भरा है। हाँ, उठाया उसे। हाँ, अब उस स्तर को भले ही उस कलाकारों ने भरा है, लेकिन जिस दौर से भोजपुरी फिल्में शुरू हुई, भोजपुरी सिनेमा शुरू हुआ, उस दौर को तो कतई नहीं नकारा जा सकता। नहीं। हम ये कभी कह ही नहीं सकते कि हाँ, स्वर्णिम युग था वो। स्वर्णिम युग था, वो डूब ही नहीं सकता। हाँ। और क्योंकि उसमें हमारी सभ्यता की बातें होती थी, हमारी संस्कृति की बातें होती थी, नाम भी होते थे। हाँ। हे गंगा मैया तो है पीरी चढ़े, वो नदिया के पार, यदि हम बातचीत करें विदेशिया, बटोहिया, इस तरीके की फिल्मों के नाम होते थे भोजपुरी की। और मैं आपको बता दूं कि अच्छा, यदि अभी के दौर की हम बात करें संतोष जी, तो भोजपुरी के फिल्मों के नाम में बड़ा अंतर आया है। जी। यदि हम भोजपुरी फिल्म के नाम की बात करें, तो कई लोग उसके न कई प्रोड्यूसर डायरेक्टर उसके नाम इंग्लिश में भी रख देते हैं, कई प्रोड्यूसर डायरेक्टर भोजपुरी फिल्म के नाम हिंदी में भी रख देते हैं। तो चूंकि आपने प्रोडक्शन में भी काम किया है, तो इसलिए ये सवाल मेरा आपसे होगा कि ये कितना जस्टिफाई करता है हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री को, हमारे भोजपुरी फिल्म को, क्योंकि हम प्रमोट कर रहे हैं भोजपुरी फिल्म को और नाम हम रख रहे हैं हिंदी में, नाम हम रख रहे हैं इंग्लिश में। तो बीइंग अ प्रोड्यूसर, चूंकि आपने काम किया है, तो ये कितना जस्टिफाई करता है? देखिए, अभी के फिल्मों में बदलाव तो बहुत आया है। भोजपुरी की संस्कृति तो खैर खत्म हो ही चुकी है, माटी की सुगंध जो है खत्म हो चुका है, वो माहौल, खेत खलिहान, वो गांव, सब खत्म हो चुका है। अब आज की फिल्में जो है बन रही है फुली कमर्शियल। जी, कमर्शियल तो वही फिल्में थी, लेकिन हम लोग पहले के जो निर्माता थे संस्कृति को लेकर चलते थे, लेकिन अब वो बदल चुका है युग। अब लोगों को पसंद है एक्शन फिल्म। अब आपको जी, तो अब जो है बजट की बात, तो बजट तो बहुत ज्यादा है अभी की फिल्मों में, क्योंकि आप देखती होंगी कि विदेशों में शूट हो रहा है फिल्म। पहले के फिल्मों में गांव खेत वो सब था, तो बजट तो बढ़ना ही है उसमें। और अभी के फिल्में जो हैं लोगों को पसंद भी आ रहा है, क्योंकि दौर देखिए, आज से 50 साल पहले की फिल्में हम उठा के अभी लाए, तो अभी के दौर वालों को पसंद नहीं आएगा। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के जो दर्शक है, जो देखते हैं, वो तो कटते जा रहे हैं। जब आप फिल्मों का नाम इंग्लिश में रखते हैं, जब आप फिल्मों का नाम हिंदी में रखते हैं, तो पूरी फिल्में हैं, उनको समझने में समय लगता है कि नाम तो हिंदी में है। तो वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा यदि इस पर आप ध्यान दें। क्या कुछ देखिए, चॉइस कर रहा हूँ इसलिए, देखिए मैंने वो पहले ही बताया था कि जो मैं फिल्में बनाता हूँ, तो मैं पूरी फिल्म को यहाँ बिहार में शूट करता हूँ, ताकि संस्कृति जो है झलकता रहे फिल्म में मेरा। जी। और बाकी निर्माता का मैं बात नहीं कर सकता कि वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरा कोशिश है कि मैं अपने प्रदेश के लिए, अपने माहौल के लिए मैं वो करूं, ताकि फिल्म में जो पहले जो फिल्म का जो माहौल था, वो जो छूट चुका है, उससे मैं फिर वापस लाऊं। वो खेत खलिहान, वही बैलगाड़ी, वही गाना, बैलगाड़ी पे हीरो गाना गा रहा हो। मनोरंजन एक अलग सेक्टर हो जाता है, वो एक अलग क्षेत्र हो जाता है। लेकिन जब हम बात फिल्मों की करते हैं, तो पूरी जनता की कोशिश होती है, लोगों की कोशिश होती है, उनकी सोच होती है कि हम जा रहे हैं मनोरंजन करने के लिए, चाहे वो फिल्में हिंदी हो, चाहे वो भोजपुरी हो, और वो वही सोचकर जाते हैं थिएटर में। यदि वो सिनेमा हॉल के अंदर भी जाते हैं, तो वही सोचकर जाते हैं। यदि हमारी भोजपुरी है, तो हमारा जो खेत खलिहान है वो दिखेगा, हमारा जो वातावरण है वो दिखेगा, हमारी जो भाषा है वो दिखेगी। और भी बातचीत देख के रुकेंगे यहाँ पर भी है, ताकि बंद को गलत कदम ना उठाए। तो वो चॉइस कर रहे थे कि एक ही आर्टिस्ट में मिला है दोनों कैरेक्टर, तो वो परेशानी उनको हो रही थी। क्या है, बोले कि बेगूसराय सर, मैं तो पटना का हूँ, तो जो कैरेक्टर है क्या मतलब इसमें तलाश कर रहे हैं, तो उन्होंने अपना बताया। तो मैंने कहा कि सर मैं ये करके देखूं, तो हाँ कीजिए। तो मैंने किया, तो मेरा एक्टिंग उनको पसंद आ गया, क्योंकि वाह, मैं तो करीब महीनों भर से परेशान था, आप कहाँ थे, आप बगल में थे, अब दिखाई नहीं पड़ रहे थे। तो ये फिल्म मुझे याद था कि फिल्म मुझे कैसे मिली थी। तो उस फिल्म के लिए मैं मुंबई से पटना आ गया, और आकर के बेगूसराय, अब तो वो उसका पिछड़ा क्षेत्र है, तो
क्योंकि जब ये फिल्म, देखिए भोजपुरी फिल्म का जो बजट होता है बहुत सीमित बजट होता है, और वो सुविधाएं आपको नहीं मिलेगी जो हिंदी फिल्म में है, या जो मुंबई फिल्म जो मुंबई में शूट हो रहा है। तो फिल्म रिलीज भी हुई, काफी अच्छी फिल्म चली वो। तो ये चीज मुझे याद था, जैसे मैंने आपको बता दिया कि वो फिल्म मुझे ऐसे मिली। जी जी, चूंकि आपने रंगमंच का दौर भी देखा है और आज के बच्चे जो कलाकार बनना चाहते हैं, फिल्मों में जाना चाहते हैं, रंगमंच के विषय में ऐसा कहते हैं कि एक जो आपका है वो स्कूल है, रंगमंच आपका एक विद्यालय हो जाता है, जहां पर यदि आप सीख के जाते हैं, एक्टिंग की बारीकियों को समझ पाते हैं, तो आप फिल्मों में अच्छा करेंगे। तो चाहूंगी, और साथ ही वैसे बच्चे, वैसे युवा जो अभिनय के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उसे क्या सलाह देंगे, कैसे वो अपनी तैयारी करें, किन किन चीजों के लिए अपने आप को वो परिपक्व कर ले? देखिए, मैंने पहले आपको बोला था कि मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली और मैं यूं चला गया, तो मुझे एहसास हुआ उस समय कि काश मैं ट्रेनिंग लेके आता, कोई थिएटर करता है या फिर प्रॉपर संस्था से अभिनय सीखता। दिक्कतें हुई। मैं लोगों को ये कहना चाहूंगा कि जो लोग इस फिल्म लाइन में जाना चाहते हैं या फिर अभिनय के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो वो प्रॉपर तरीके से प्रशिक्षण लें। हमारी संस्थाएं भी हैं, प्राइवेट संस्थाएं भी हैं, और थिएटर भी करें, ताकि बारीकियों को वहां सीखें वो लोग। क्योंकि अभिनय में बहुत सारा भाव होता है जो अचानक आपको समझ में नहीं आएगा, तो थिएटर करना बहुत जरूरी है। मेरे बहुत सारे दोस्त जो है अभी थिएटर कर रहे हैं, जो अच्छे अच्छे काम भी कर रहे हैं इस फील्ड में। तो क्योंकि मुझे भी आता होगा, लोगों को ये सजेशन है मेरा कि प्रॉपर प्रशिक्षण लेके जहां भी जाना है जाएं, आप काम करें, प्रशिक्षण लें, थिएटर ज्वाइन करें। इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा एक्टिंग के क्षेत्र में। हर बारीकी आपको समझेंगे वो लोग। जी, अच्छा, लगातार जो चर्चा चल रही है हमारी, संतोषी, आपने ये चीज कहा कि हमारी जो फिल्मों करें तो बजट बड़ा ही कम होता है, और यदि हम वर्तमान समय की बात करें तो बहुत सारी ऐसी सुविधाएं आ गई हैं। जरूरी नहीं कि लोग सिनेमा थिएटर में ही जाकर सिनेमा का आनंद ले सके। जैसे हम OTT की बात करें, यदि हम मोबाइल, लोग फिल्मों का आनंद ले पाते हैं, तो इसका कितना असर पड़ा है यदि हम सिनेमा जगत की बात करें तो? देखिए, सबसे पहला मैं बोलूंगा कि समय। अब लोगों के पास समय नहीं है, लोग इतने बिजी हो गए हैं कि समय देना कहीं नहीं चाहते हैं लोग। पहले था कि एक ही मनोरंजन का साधन सिर्फ एक थिएटर था। हम लोग भी थे तो कि फलाना हॉल में मुझे फलाना फिल्म देखने जाना है, वो करने जाना है, पहले के लोग भी करते थे। लेकिन आज वो दौर खत्म हो चुका है। आज OTT आने से ये हो रहा है कि लोगों का समय तो बच रहा है। अब मोबाइल पे फिल्म देख रहे हैं लोग, टीवी पे देख रहे हैं, स्मार्ट टीवी पे पिक्चर को देख रहे हैं। तो उससे हो रहा है क्या है कि लोगों का समय, घर बैठे हैं, खाना भी खा रहे हैं, नाश्ता भी कर रहे हैं, लोग से बातें भी कर रहे हैं, फिल्म भी देख रहे हैं, मतलब एक समय में बहुत सारा काम। और सिनेमा हॉल में क्या है कि 3 घंटा आपको जाके वहां स्पेशल टाइम देना होगा, तो ये समय का बचत। लेकिन इसका प्रभाव फिल्म इंडस्ट्रीज पर बहुत ही बुरा पड़ा। आज थिएटर जो है लगभग बंद होते जा रहे हैं, सारे थिएटर, क्योंकि दर्शक जो थिएटर में पिक्चर को देखते थे आज घर पे देख रहे हैं, मोबाइल पे देख रहे हैं, तो थिएटर तो बंद होना है। तो अब दूसरी बात क्या है कि आज के दौर में पिक्चर का निर्माण करना आज के लोगों की सोच के अनुसार करना होता है। एक गंगा मैया तो पीढ़ी चढ़े, वो जब पहली कुछ कोई फिल्म आई थी, अगर आज हम उस फिल्म को अभी लाएं तो आज के दौर के जो बच्चे हैं उनको ये फिल्म पसंद नहीं आएगी। नदिया का पार उनको पसंद नहीं आएगी, उनको बैलगाड़ी है, वही बैल है, खेत है, खलिहान है। आज के बच्चों को चाहिए कार ये प्लेन। तो वैसे वैसे सीन को दर्शाने के लिए बजट जो है बढ़ता है। तो फिल्म निर्माण तो कर रहे लोग बड़े बजट से, रिकवरी नहीं हो पाता है। तो अब ये सब चीज के लिए लोगों को जागरूक होना के दौर को जो था पहले उसे वापस लाना होगा। तो लोगों के मानसिकता में थोड़ा परिवर्तन होना जरूरी है, ताकि फिर लोग जाके थिएटर में देखे पिक्चर को। जी जी, ताकि जो निर्माता है, निर्देशक है, उनका पूंजी जो है निकले। तो फिर एक ऐसा अगर चलता रहा तो फिर एक दौर आएगा, फिर भोजपुरी फिल्म बंद हो जाएगी जी बनना। जी, तो थोड़ा सा लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि थोड़ा सा थिएटर में जाएं, पिक्चर को देखें, थोड़ा मनोरंजन की दृष्टि से देखें। जी, जरूरी हो जाता है प्रचार प्रसार भी। यदि हम बात करें किसी भी फिल्म के लिए हो, सीरियल के लिए हो,
तो चूंकि जब हम बात करते हैं भोजपुरी फिल्मों के प्रचार प्रसार के लिए, तो क्या कुछ ऐसा काम आपकी तरफ से हो पाता है या आपकी टीम करती है, जाके लोगों के बीच में कन्विंस करती है कि हाँ कुछ आप फिल्में देखिए, फिल्मों का आनंद लीजिए, क्योंकि फिल्में जो है वो समाज का दर्पण होती है, मनोरंजन का एक बेहतर माध्यम होती है। तो भोजपुरी फिल्मों के बढ़ावा के लिए, लोग जान पाए इसके विषय में, इसके लिए क्या कुछ भूमिका हो पाती है आपकी, इसकी जागरूकता के लिए क्या करते हैं? देखिए, फिल्म निर्माण जब होता है ना, तो इसके पीछे बहुत सारे वर्क होते हैं। एक प्रचार के लिए एजेंसी होती है, जिसको डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं हम लोग, या फिर प्रचारक है, तो उनको ये काम सौंप दिया जाता है फिल्म बनाने के बाद। अब वो उनका काम होता है कि फिल्मों का प्रचार करना, प्रसार करना। पैसा तो प्रोड्यूसर का लगता है उसमें, तो प्रोड्यूसर का तो पैसा लगना ही है। प्रचार उन लोगों का काम है। एक मतलब कि काम को बांट देना, अलग अलग काम को बांट देना, क्योंकि एक आदमी एक काम को नहीं कर, पूरे काम को नहीं कर सकता है। तो प्रचारक उसके अलग हैं, डिस्ट्रीब्यूटर उसके अलग हैं, तो सबको काम लोग बांटते हैं और उस स्तर से वो अपने स्तर से प्रचार करते हैं उसका, और लोगों के बीच पहुंचाते हैं, ताकि फिल्म लोगों को पता चले कि हाँ भाई ये फिल्म आ रही है, उसे देखें। अब तो मीडिया भी है, तो टीवी पे भी ऐड आता है, तो भी एक स्रोत है जो उसका प्रचार करते हैं। तो ऐसा स्रोत है, लोग हर कोई जानता है इस विषय में, दिखता है। अब आपकी फैमिली का कैसा रिस्पांस है? क्योंकि जब आप जाना चाहते थे तो परिवार ने विरोध किया, और अभी जब आप एक सफल कलाकार हैं, अदाकार हैं, तो अभी आपकी फैमिली की क्या प्रतिक्रिया होती है, कैसा सहयोग रहता है? क्या वो सोचते हैं आपके विषय में कि हाँ ये जा रहा है मुंबई तो ये इतना बड़ा कलाकार बन के लौटेगा? देखिए, वो माहौल जब मेरा शुरुआती दौर था और आज का माहौल, दोनों बहुत ही परिवर्तन है। आज लोग खुश होते हैं, मेरे परिवार के सारे लोग खुश होते हैं और बोलते भी हैं कि शायद मैं तुम्हें ना रोकता और आर्थिक सहयोग भी करता तो शायद तुम और आगे बढ़ जाते। आज वो लोगों को पछतावा होता है इस बात का कि मैंने इसे नहीं रोकना चाहिए था मुझे। आज मेरी फैमिली जो है पूरा सपोर्ट करता है, और मेरी फिल्मों को देखने के लोग जाते हैं, थिएटर में जाते हैं। मैं अपनी फिल्म को थिएटर में देखता हूँ क्योंकि थिएटर का मजा अलग है और ओटीटी वो अलग है। तो मैं अपनी फैमिली के साथ जाता हूँ। मेरी माँ पापा तो नहीं है, मेरी माँ भाई बहन सबको जाते हैं देखने में। काफी लोग सब खुश होते हैं, पूरे परिवार के लोग खुश होते हैं, कहते कि नहीं ये अच्छा है। अब मेरे काम को लोग सराहना करते हैं। जी अच्छा संतोष जी, जब आप एक दौर जब आपके साथ बीत चुका होता है, आपने तो कई फिल्मों में काम किया, आपने तो कई फिल्मों के प्रोडक्शन में भी अपनी भूमिका अदा की है, कई सीरियल में भी काम किया, आपने भोजपुरी हिंदी फिल्म में भी काम किया है, तो उसकी चर्चा करना चाहेंगे क्या? जी, मैंने हिंदी फिल्म की थी एक बंदिश। वो समाज की कुरीतियों पे था वो पिक्चर। मतलब उसमें लड़कियों को समाज से कैसे दबाया जाता है, परिवार से कैसे दबाया जाता है, ताकि वो गलत रास्ते पर चली जाए। तो उस पर वो फिल्म आधारित थी। मैं उसमें, तो वो फिल्म कहने मतलब कि वो फिल्म चली, लेकिन उस तरीके से बिजनेस नहीं कर पाई जो होना चाहिए था। क्योंकि कुछ सामाजिक मुद्दों को अगर उठा के हम लोग चलते हैं तो वो फिल्म हम लोग आर्ट फिल्म के तौर पर देखने लगते हैं, और कमर्शियल फिल्म है, वो गाना होना चाहिए, वो एक्शन होना चाहिए। तो उस तरीके से लोगों को पसंद वो फिल्म नहीं आई। लेकिन फिल्म काफी अच्छी थी, क्योंकि फिल्म कुर्तियों पे थी। आपका एक अनुभव अच्छा रहा उसमें, और भी बातचीत करेंगे संतोषी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। दर्शकों आप कहीं जाइएगा नहीं, हमारे शेड लौटते हैं, बने रहिए बिहार बिहान के साथ। विराम के बाद एक बार पुनः स्वागत है आपका। आज हम बिहार बिहार में चर्चा कर रहे हैं भोजपुरी फिल्म अभिनेता संतोष कुमार गुप्ता जी से। लगातार हमारी चर्चाएं चल रही है। संतोष जी, चूंकि बहुत सारी बातें हमने की आपसे, भोजपुरी फिल्मों के विषय में भी जाना है, इसके इतिहास के विषय में जाना, आपके स्ट्रगल के विषय में जाना। चूंकि फिल्में जब हम करते हैं तो यादगार तो लगभग सभी होती है, लेकिन एक दो फिल्में ऐसी होती है जिसे करने में बड़ा जोखिम होता है, बड़ा चैलेंज होता है, और वो याद रह जाता है आजीवन की। इस फिल्म को करने में मैंने बड़ा जोखिम लिया था, मुझे बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा था। तो कई ऐसी फिल्में होंगी आपकी, तो चाहूंगी कि एक दो का जरूर जिक्र करें। जी, एक मेरी फिल्म आने वाली है भी नक्सलाइट। तो ये फिल्म काफी चैलेंजिंग इसलिए था कि मुझे इस फिल्म के लिए ऐसे नए कलाकारों की आवश्यकता थी कि अब जिनका कोई चेहरा जानता ना हो। यस, क्योंकि एकदम जो फिल्म थी समाज से दबे हुए लोगों पर थी, जो समाज से दबे हुए हैं, जिनको समाज शोषण करता है,
मतलब वैसे लोगों पे जो एकदम पिछड़े पिछड़े हैं। तो एक फिल्म हम लोग बना रहे थे तो एक ऐसा माहौल बना कि कहीं मैं गुजर रहा था फिल्म का लोकेशन देखने के लिए, तो वहां पे कुछ गांव के बड़े लोग कहें उसको, या फिर दबंग लोग कहें, मतलब छोटे जाति को मार रहे थे लोग। तो मैं वहां रुका, पूछा तो बोला कि भाई ये लोग बड़े हैं तो इसको लोग मार रहा है। तो मेरे मन में आया कि भाई मतलब कुछ ऐसा विषय उठाया जाए कि दबे कुछ लोग है, आखिर ये लोग भी हैं तो क्यों ऐसा लोग उनके साथ होता है। तो स्क्रिप्ट मैंने लिखा नक्सलाइट का। तो इस फिल्म की कहानी थी कि उनको मतलब जितने भी छोटे कास्ट के लोग हैं उन पर बहुत जुल्म हो रहा है। लास्ट में वो क्या करते हैं कि हथियार उठा लेते हैं और हथियार उठा के नक्सलाइट बन जाते हैं। तो आखिर नक्सलाइट क्या है, तो मैंने इस विषय को दर्शाया उसमें कि आखिर लोग ऐसा हथियार उठा रहे हैं तो क्यों उठा रहे हैं। हमको इस विषय पे भी एक मैसेज देना था लोगों को कि आखिर ऐसे हैं, हम उनको बोलते कि भाई ये तो गलत है, नक्सलाइट है, आतंकवादी, ये बोलने क्यों, आखिर उनकी मजबूरियां होंगी। तो इस विषय को मैंने दर्शाने के लिए एक फिल्म बनाया। फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन में अभी काम चल रही है उसकी। जी, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा मुद्दा आपने उठाया, क्योंकि लोगों की जो मानसिकता होती है उसे बदलना बेहद जरूरी होता है। लोग ये जरूर देखते हैं कि अगले का बर्ताव कैसा है, लेकिन अगला का बर्ताव अगर आपके व्यवहार से बदलकर उसने ऐसा परिवर्तन अपने अंदर लाया है तो आपको बदलने का आखिर ऐसा क्यों? यदि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा बोला, अगर यदि परिस्थितिवश उसने यदि हथियार उठाया तो आपको अपने व्यवहार पे ताक झांक करने की आवश्यकता है। ये बहुत बड़ा मुद्दा आपने उठाया। मुझे लगता है कि जब ये फिल्म आपकी रिलीज होगी तो एक बहुत बड़ा मैसेज भी जाएगा लोगों के बीच में, और मुझे लगता है कि मूलतः समाज में भी जरूर परिवर्तन आएगा। बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो अभिनय करना चाहते हैं, उनकी भी कोशिश है कि वो सीरियल में काम करे, फिल्मों में काम करे, तो उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे, कैसे वो अपनी तैयारी पुख्ता करे? देखिए, मैंने तो पहले ही बोला है कि जो भी जाना चाहते हैं इस लाइन में, इस फील्ड में काम करने के लिए जरूर जाएं, अच्छा फील्ड है, नाम है, शोहरत है, सब है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है इस फील्ड को हासिल करना। तो जाए, प्रॉपर तरीके से जाए, एक रास्ते से जाए। अगर एक रास्ते से जाएंगे, ट्रेनिंग लेके जाएंगे अच्छे से, तो उन्हें प्लेटफॉर्म मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। और क्योंकि देखिए, मैं जब वहां था तो मेरे से सवाल पूछा जाता था कि आप कहां से सीख के आए हैं, आपने पहले क्या किया, तो मेरे पास कोई बैकग्राउंड नहीं था, तो मुझे काफी तकलीफें हुई वहां पे। तो मैसेज हम उन बच्चों को मैसेज ये देना चाहते हैं कि जो तकलीफें मुझे हुई, आप वो तकलीफ में ना पड़े। आप भी जो मैं बोल रहा हूं ट्रेनिंग लेके जाएं, ये सबसे अच्छा रास्ता है। थिएटर से जाएं, वो भी रास्ता अच्छा है। क्योंकि देखिए, मैं भी जब फिल्में बनाता हूं तो सबसे पहले मैं उन कलाकारों को खोजता हूं जो थिएटर से जुड़े हुए हों, क्योंकि उनको बारीकियां पता है। मुझे शूट करने में कहीं तकलीफें नहीं होंगी, क्योंकि शूट करने में अगर कोई नया कलाकार है, उनको एक्टिंग नहीं आता है, तो भाई बहुत चल ही रही लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन चाहूंगी कि एक अपनी फिल्म का कोई डायलॉग जरूर आप सुनाएं हमारे दर्शकों के लिए। अपनी फिल्म का डायलॉग सुनाओ। एक डायलॉग है मेरी फिल्म का, हीरोइन एक ही है और दो हीरो हैं। हाँ, जब एक हीरो को पता चलता है कि मैं उससे प्यार करता हूं, तो वो मेरे पास आता है, तो मैं उसे समझाता हूं कि देखा, हम दोनों एक ही नदी के दो किनारा बने, जो कभी एक दूसरा से ना मिलेगा। ज्योति को छोड़ दा अपने हाल पे, और जो हुई वो फैसला भगवान करी। तो मतलब हम उसको समझाना चाह रहे थे कि देखो, हम दोनों अलग अलग किनारा हैं और एक दूसरे से मिल नहीं सकते हैं, क्योंकि मेरा लक्ष्य ज्योति को पाना है, तुम्हारा लक्ष्य भी ज्योति को पाना है, तो मिलेंगे तो नहीं। अब फैसला छोड़ दो, इस वक्त जो होगा वो देखा जाएगा। ठीक है। तो ये फिल्म का डायलॉग था, तो मुझे बता दूं आपको। कभी स्टारडम वाली फीलिंग आई जब आप मुंबई से पटना वापस आते हैं, या पटना से जब मुंबई जाते हैं? इतनी फिल्मों में आपने काम किया, लोगों के बीच में भी जाते होंगे, कभी स्टारडम वाली फीलिंग आई कि हाँ मैं स्टार हूँ, या ऐसा लोगों के बीच में ऐसी कोई प्रतिक्रिया? नहीं, देखिए, लोग जो देते हैं स्टारडम, लोग देते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं अपने आप में वो फील नहीं देता हूँ मैं स्टार हूँ या फिर मैंने कुछ किया, क्योंकि मैंने उस दौर से गुजरा है कि मैंने सब कुछ देखा है। तो आपको प्यार मिलेगा, आप उसको स्टारडम कहें या फिर पब्लिक का प्यार कहें,
पब्लिक का प्यार मिलता है और बहुत ज्यादा मिलता है। कभी कभी तो हम लोगों को प्रशासन बनानी पड़ती है, तो लेकिन स्टारडम आपको मिलता है तो लेकिन आप हमेशा स्टारडम को संभाल कर रखें, लोगों पे हावी ना हो दें, पर आपके प्रशंसक जो है उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, एक अच्छे कलाकार का ये सब गुण है। जी, क्योंकि आज का जो दौर है संतोष जी, आज के बच्चे बड़े प्रैक्टिकल होते हैं और वो चाहते भी हैं कि वो अभिनय के क्षेत्र में आए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी जो आज की बातचीत है वो सुनकर जरूर उन्हें कुछ न कुछ तो समझ में आया होगा कि जब आप फिल्मों के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं तो कैसे आपको अपनी तैयारी परिपक्व करनी है, कितना स्ट्रगल आपको करना है और शिक्षा जरूर पूरी करनी है, क्योंकि जब आप शिक्षित होंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे और चीजों को समझ पाएंगे, क्योंकि अंततः आपको बोलने डायलॉग्स ही होते हैं, आपको पढ़ने होते हैं और उसी डायलॉग्स को आपको बोलने होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आपका कि आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और आपके माध्यम से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री पर, भोजपुरी सिनेमा पर हमने बहुत सारी चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो दोस्तों आप देख रहे थे ये विशेष बातचीत जो हम कर रहे थे संतोष कुमार गुप्ता जी से। आप भोजपुरी फिल्म अभिनेता है, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये बातचीत? इस कार्यक्रम के विषय में आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया हम तक भेजना चाहते हैं तो जरूर लिख भेजिए। नोट कीजिए हमारा पता है लीडरशिप डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारे ईमेल एड्रेस है director@gmail.com। तो आज के लिए बस इतना ही, आपको छोड़े जाते हैं डीडी बिहार के साथ। आप आज के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।